हेलो सर, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। सर आपकी आवाज बिल्कुल ऑडिबल नहीं है। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आ रही है। सर अब बेहतर है। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस सर, सर। आपको आ रही है? Yes, आपको आ रही है हमारी बात? sir. Yes, sir. चलिए, थैंक यू फॉर रिप्लाई। अब ये थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें रिज्वाइन करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, तो ये कॉस्ट ऑफ डेट को हम डिस्कस कर रहे थे, इस पर हमने एक न्यूमेरिकल किया था। तो क्या आंसर आया था इसका? आपने नोट डाउन किया होगा। शाबाश, कौन बताएगा? सर इसका था सर 8.5. 8.5 था। 8.5%। 8.5%। 5.1 after और tax. आफ्टर टैक्स 5.1 था। यस। अच्छा, तो 8.5% इसका आंसर आया था। ये फार्मूला आपने याद रखना है, अभी हम न्यूमेरिकल्स में मजीद प्रैक्टिस करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो है, हमारे पास जितने हमारे डिविडेंड्स पे होते हैं, जो डिविडेंड हम पे करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक के इशू करते हैं, उनकी डिविडेंड को डिवाइड करते हैं विद देयर शेयर प्राइस पर, जो प्रेफर्ड शेयर प्राइस है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ जाता है। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं। और इस पर भी हमने एक क्वेश्चन किया था कि हमारे लेट से जो डिविडेंड है वो 13 है और हमारे शेयर प्राइस 100 है, तो 100 डिवाइड बाई 13 और फ्लोटिंग कॉस्ट इसमें से 3% हमने माइनस की थी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में, या कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक भी इसे कहते हैं, इसमें हमारे पास 3 किस्म के मेथड्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, नंबर 2 है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और नंबर 3 है बॉन्ड प्लस अप्रोच। गॉर्डन के बारे में हमने कहा था कि प्रोफेसर मेरन गॉर्डन ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हैं प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये पब्लिश किया था इन 1956 में। ये मॉडल बताया था जिसको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी कहते हैं। इस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हम स्टॉक की वैल्यूएशन को का मेथड कैलकुलेट करते हैं, वो देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारी जो कॉमन स्टॉक है उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो कॉमन स्टॉक को डिटरमिन करने के लिए इन्होंने जो प्रपोज किया था मॉडल, वो पी नॉट इज इक्वल टू, यानी जो कॉमन स्टॉक की वैल्यू है वो बराबर है डिविडेंड आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये जो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास D1 है, ये डिवाइड बाय जो हमारा रिक्वायर्ड रेट है, हमने जो प्रीवियसली भी कैलकुलेट किया है मुख्तलिफ जगहों पर, वो रिक्वायर्ड रेट और माइनस ग्रोथ का फैक्टर उन्होंने बीच में डिस्कस किया था कि जो हमारी रिक्वायर्ड रेट में ग्रोथ हो रही होती है रिटर्न्स में, उस ग्रोथ को उसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू से, जो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक है, सॉरी कॉमन स्टॉक है, आई एम सो सॉरी, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक है, इस कॉमन स्टॉक की वैल्यू से हम रिक्वायर्ड रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास, और ग्रोथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक मौजूद हो, हमारे पास डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर मौजूद हो, ग्रोथ मौजूद हो, तो हम उसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और अगर हमारे पास डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक और रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मौजूद हो, तो हम ग्रोथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एक इक्वेशन की मदद से हम तीन डिविजन्स, तीन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर मेथड था जो सर इसमें एक क्विक क्वेश्चन है, इफ आई मे। गॉर्डन्स की ग्रोथ मॉडल की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस किस हद तक हैं, क्योंकि बेसिस ऑन व्हिच दिस मॉडल इज क्रिएटेड, जो assumptions हैं, वी रेयरली फाइंड दैट इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस तो ये हैं कि ये डिपेंड करता है कंपनीज पर के और उनके फाइनेंशियल मैनेजर्स और कॉर्पोरेट मैनेजर्स पर कि whether they use the Gordon's growth model
फॉर फाइनल देयर डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए ये यूज करते हैं कि नहीं करते, ठीक है ना। गॉर्डन ने एक ओपिनियन दी, उसकी एक राय थी कि अगर अदर थिंग रिमेन सेम, अगर मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो रिमेन सेम रहें तो हम ये कर सकते हैं, यानी उसकी एजम्पशंस को अगर हम फॉलो कर लें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, हम कॉमन स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक उनकी एजम्पशन थी। अब ये कितने हद तक है, तो इस पर बहुत सारे लोगों ने इस पर इनकी एजम्पशंस के ऊपर कहा कि ये तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है ये मुमकिन नहीं है, मतलब इस पर आर्गूमेंट भी है, क्रिटिसाइज भी किए। बहुत सारी जो मॉडल्स हैं हमारे पास, फॉर्मा एंड फ्रेंच का मॉडल है और डिफरेंट मॉडल जो आए हैं, आर्बिट्राज वैल्यू का मॉडल है। तो ये जो हमारे पास मॉडल्स आते हैं इस पर ये 100% नहीं होती इनकी एजम्पशंस। ये एजम्पशंस जो हैं ये कुछ सेटिस्फाई होती हैं, कुछ नहीं होती। अब कांस्टेंट ग्रोथ किधर होती है, ठीक है ना। बिजनेस में कभी ऐसा हुआ है कि ग्रोथ कांस्टेंट हो, कभी फ्री कैश फ्लो जो है डिविडेंड्स पे करें। तो ये तो अगर वो कहते हैं कि अगर ये चीजें हमारी स्टेबल रहें, जो एज्यूम करते हैं, जो वैल्यूज हम एज्यूम करते हैं, तो अगर ये हमारी एजम्पशंस की वैल्यूज पूरी आ जाए तो हमारा ये मॉडल फिट आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि गॉर्डन का एक मॉडल एप्लीकेबल है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, उसको हम डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास ये चीजें मौजूद हों। मिसाल डिविडेंड की प्राइस मौजूद हो, जो हमने डिविडेंड पे करना है फर्स्ट ईयर में, और हमारे पास जो है या हमने रिसीव करना है डिविडेंड, और हमारे पास रिक्वायर्ड रेट गिवन हो, हमारे पास ग्रोथ गिवन हो, तो हम उसकी वैल्यू, कॉमन स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक उनकी एजम्पशंस थी इसमें कि ये तमाम चीजें हमारे पास अगर सेट्रेस पैरेबस अदर थिंग रिमेन सेम, तो हम उसको आइडियल इकोनॉमिक्स कंडीशन और फाइनेंशियल कंडीशन किधर भी आइडियल नहीं होती, क्योंकि देयर आर सर्टन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि उसमें शामिल होते हैं। लेकिन कुछ हद तक जो हमारा ये वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसकी मदद से भी, हमारे पास एक ऑप्शन है, ये मौजूद है कि हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल की मदद से अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इस पर हमने एक क्वेश्चन भी हमारे पास है कि assume the market price of the Microsoft company stock is $40 ये है। तो ये अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो $40 है। डिविडेंड हमारे पास कितने हैं, टू बी पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर $4, एंड शेयर द expected to grow at a constant rate, annual rate है 6%। तो कैलकुलेट कॉमन स्टॉक। अब आपके सामने ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर प्राइस भी गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है, ग्रोथ भी गिवन है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, प्राइस, मार्केट प्राइस गिवन, मार्केट प्राइस भी गिवन है, वो कितनी है, $40। दूसरे नंबर पे डिविडेंड भी गिवन है, ये $40 हमारे पास है। डिविडेंड हमारे पास गिवन है एट द एंड ऑफ ईयर, वो $4 है। और कांस्टेंट ग्रोथ है 6%। अब ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पी फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, Cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मेथड। तो हमारे पास डिविडेंड भी है, पी भी है, सॉरी डिविडेंड भी है, आर भी है और जी भी है। जी भी गिवन है सर। अच्छा, तो हमने इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक हमें गिवन है। तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, के ई इज इक्वल टू जो है वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक हमें गिवन है। ये जो मार्केट प्राइस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक इज $40, ये गिवन है। डिविडेंड भी हमें गिवन है और एनुअल ग्रोथ भी हमें गिवन है, ये तीनों हमें गिवन है। तो इसमें हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज होगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा आपके सामने वीडियोस को शेयर कर देता हूँ। तो इस फार्मूले की मतलब हमने, हमारा जो फार्मूला है वो ये था गॉर्डन का, P0 इज इक्वल टू D1। नजर आ रहा है आपको? Yes, यस sir. सर। जी सर, क्लियर नजर आ रहा है जी, D1 और R माइनस G ग्रोथ। तो इस फार्मूले की मदद से
हमने ये दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट किया, R इज इक्वल टू, आप मैथमेटिकली कर सकते हैं। ये कैसे हुआ कि इसने जो है D को इधर डिवाइड कर दिया, डिवीजन D1 डिवाइड बाय बोथ साइड, तो R इज इक्वल टू P नॉट, सॉरी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास है D1 बाय P नॉट प्लस G। ये कैसे आया? इसका आसान तरीका ये है कि इसको आप इधर ले जाएं और P नॉट को आप जो है वो इधर नीचे ले आए, तो D1 डिवाइड बाय P नॉट ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R माइनस G, तो प्लस G इस तरफ आ जाएगा, प्लस G इस तरफ, तो ये प्लस G इधर आ गया। तो इस तरह R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि हमने फार्मूले ये डिटरमिन करने का हमारा क्वेश्चन में कोई ऐसा वो नहीं होगा, हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ये कैसे कैलकुलेट करें। अब इसमें पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, फार्मूले में D की वैल्यू क्या थी? शाबाश, $4. 40 थी नहीं? D की वैल्यू 4 है, 4 D की वैल्यू $4 है। प्राइस हमारे पास कितनी गिवन है? $40. $40 $40 $2.06. 0.06% है। अब आप डिवाइड करें, शाबाश जल्दी से बताएं इसका आंसर। 0.16. 0.16, अगर हम इसको देखें तो 16%. 16% है। अंडरस्टैंड? समझ आया कि नहीं आया? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर थोड़ा और तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है ना, तो इन्होंने तो हमसे कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक पूछी, सेम होती है दोनों? कोई आपकी बात में नहीं समझ क्या कह सर रही है? इन्होंने ये जो हमसे कॉस्ट sales ऑफ कॉमन स्टॉक पूछा हुआ है, आर तो इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ना, दोनों डिफरेंट नहीं है? सर आई थिंक द और फार्मूला जो जो है हमारे वो पास यूज यहाँ होगा पर वो गिवन है, सर ये हमने फार्मूला फाइंड यूज आउट होगा कर K दिया। is ई equal वाला आई थिंक। फिर KE वाला फॉर्मूला नहीं वैसे इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कॉमन, वो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक अलग है। Cost of this. ये जो P जो है ना, ये वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक है। नहीं, आपकी पिछली स्लाइड पे आप जा सकते हो। सर कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक तो KE से आता है। हाँ, क्योंकि इन्होंने तो आर इज फॉर लाइक रेट ऑफ रिटर्न है ना। अब अच्छा, अब इसमें जरा रेट गौर से की देखिए, ग्रोथ है यार। दोनों सेम है, फॉर्मूला सेम है, सुनिए, जरा गौर से, मैं आपकी बात हो सुना। जाएगा। आप कह रही हैं कि सर ये जो P है ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक है, P जो है वो वैल्यू ऑफ कॉमन। नहीं सर, बेसिकली वो कंफ्यूज है इस चीज में कि यहाँ पे R लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और KE जो है वो है कहते हैं कॉस्ट ऑफ जो आप इक्विटी जो हम equity। कैलकुलेट कर रहे हैं, तो तो हम वो इसमें कंफ्यूज है कि व्हाई इज इट द सेम थिंग। कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ KE होगा। अच्छा देखें, अब बात इस तरह है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये उस कंपनी जी, का इंटरनल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था ना, जिस उस कॉमन शेयर की जो प्राइस है और उस पर जो रिटर्न मिलेगा, ये उसका इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। देखें, ये इन्वेस्टर जी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये इन्वेस्टर कौन है हमारे पास? यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टर, जरा गौर से देखें, ये हमारे पास इन्वेस्टर है इसमें माइक्रोसॉफ्ट। तो ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड, तो ये उसकी जो कॉमन स्टॉक की इक्विटी है, ये वो है, हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पर आप कंफ्यूज ना हो कि ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज समथिंग एक्सटर्नल थिंग, ये कोई बाहर की चीज है। रिक्वायर्ड ऑफ रेट ऑफ रिटर्न उस प्रोजेक्ट का या उस स्टॉक का जो रिटर्न हमें मिलना है। अब ये स्टॉक जो उसकी प्राइस, ये क्वेश्चन आपने किया था सादिया जी सर। जी, तो सादिया मैं आपको इसका रिप्लाई देखूं। देखिए, अब कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्टॉक प्राइस कितनी है? $40 है, और डिविडेंड उस पर कितना मिल रहा है? $4। तो अब इस $40 और $4 पर जो डिविडेंड मिल रहा है, तो इस स्टॉक का जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न, वो कितना है? ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अंडरस्टैंड? ये कोई सर लेकिन वेरी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, इसका ग्रोथ से लेकिन इसकी कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमें बता रहा है कि ये जो हमने शेयर प्राइस है इसकी $40, इसकी जो कॉमन प्राइस है, और इसकी वैल्यू ऑफ द स्टॉक, और इसके ऊपर जो हमें डिविडेंड मिलना है, इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है इस कंपनी का, तो ये हमने कैलकुलेट किया।
इस पर कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ये एक और आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यहां पर ये क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ये क्या कह रहे हैं नीचे? वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट इज लाइक P नॉट हमें करना है, हाँ राइट? शाबाश, ये P नॉट हमने कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन में कहा था, तो उसने कहा था कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। दोनों में आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों में फर्क मालूम कर सकते हैं, दोनों का फर्क आराम से हम कि यहाँ पर सर वेरी क्विक कॉस्ट सर इफ आई मे वैल्यू। जी बच्चे, अच्छा आप में से कोई बताएगा मुझे कि ये मैंने कॉस्ट क्यों कहा, कॉस्ट का टर्म क्यों यूज किया? सर क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूला से डिटरमाइन ही कॉस्ट कर रहे होते हैं, लाइक द कॉमन स्टॉक जो है, so that's why we are going to refer it with the term cost. नहीं, कॉस्ट का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Oh Oh yes. yes. यस याद है? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि हम अगर ये पैसा जो है, ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये अगर ये हम पैसा किसी और जगह पर लगाएंगे तो हमें कितनी पेमेंट। अगर फॉर एग्जांपल आप MBA के ऊपर जो आप फीसेस दे रहे हैं, इसके बजाय अगर आप कोई बिजनेस ज्वाइन करें, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो कितना रिटर्न देगा, और आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री जिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें ये कितना देगा, वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अंडरस्टैंड? यानी अगर मिसाल के तौर पर आपने एक मोबाइल लेना है, तो ये मोबाइल लेने से बेहतर है कि आप इधर के शेयर खरीद लें। इसकी जो यूटिलिटी पर, मोबाइल की यूटिलिटी पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है, यूटिलिटी रिटर्न है, और उस यूटिलिटी रिटर्न जो कि आप किधर और इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाएंगे और वो इस्तेमाल करेंगे, दोनों में फर्क होगा। इसकी एक और एग्जांपल दूं कि अगर आपने लेट से आपके पास 1 लाख रुपीस हैं, तो वो आपने बैंक में जमा कराने हैं या इंश्योरेंस में इंश्योरेंस करवाना है उसका, वो जो हमें अक्सर होता है ना, पॉलिसी प्लान होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, 5 ईयर 10 ईयर 30 ईयर, तो आपने वहां पर, तो ये आपके पास है, जो जिसका रिटर्न ज्यादा होगा तो आप वहां पर डेफिनेटली जाएंगे, एनुअल रिटर्न ज्यादा होगा। और एक आम लेमैन भी, जो एक आम इंसान है, वो भी आप देखें अपनी जिंदगी में, ये जो डबल शाह और ट्रिपल शाह के पास चला जाता है और उसे कहता है कि यार मैं बैंक में पैसे रखाऊं तो वो मुझे साल के 1 लाख पर 10,000 रुपए देगा, यानी 750 से 800 रुपए महीना देगा, और ये पैसा मैं इस दुकानदार को या बिजनेसमैन को दे दूं जो आम बिजनेसमैन है, तो ये मुझे जो है उसके ऊपर ज्यादा पेमेंट करेगा, महीने के हिसाब से करेगा, यानी 5,000 रुपए महीना दे दे, 10,000 रुपए दे। लोग इस लालच में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। तो यहाँ पर कहने का मकसद है कि आपको इसमें ये चेक करना है, कॉस्ट जो है वो आपकी कॉस्ट है कि आपने ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि आपने ये इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी है। अच्छा, अब मैं फर्दर आगे जा रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं कंप्यूट, कंपनी की एक कंपनी है, उसकी लिस्टेड प्राइस जो है, शेयर प्राइस वो $40 है, और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है उस कंपनी का जो शेयर्स की वो 10%। कंपनी ए पे करती है डिविडेंड $2 पर शेयर, और उसकी जो ग्रोथ है 4% है। शाबाश, कैलकुलेट करके मुझे वैल्यूज बताएं, क्या वैल्यू आएगी? 33.33। मैं खुद भी आपको सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जी बेटा, P नॉट इज इक्वल टू D1 माइनस नॉट R वाला माइनस T। ठीक है, 096 33.33 आंसर आ रहा है सर। मेरे पास 419 33.2 आ रहा है। सर सॉल्व कर दें, मुझे मैं- समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। यस सर यस सर सर क्या आंसर आ रहा है? 33.33%। एक मिनट सॉल्व तो करने दो। यस यही आ रहा है। ओके, शुक्र है। मेरे पास 416 आ रहा है। अच्छा, मैं मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था इस वजह से। अल्लाह करे 33 सही हो। मेरे पास यहाँ पर आप ये शो नहीं हो रहा था कि स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है कि नहीं हो रही, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास पहले लिस्ट करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने की इससे पहले आपने क्या करना है, उसको लिस्ट करने आइटम्स को। आइटम्स हमारे पास कौन कौन से हैं कॉमन स्टॉक के, गॉर्डन्स के फार्मूले के मुताबिक?
गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, डिविडेंड टू बी रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर है, Divided by- ग्रोथ रेट है। सॉरी क्या? R R minus minus G. G. R minus T. R minus Growth. G. जी G, R minus G, काइंडली रिप्लाई दें टाइमली। अच्छा, D1 हमारा क्या है? डिविडेंड है। D1 हमारा डिविडेंड। अब डिविडेंड हमारे पास जो करंट ईयर है 0 ईयर, उसके लिए दिस प्लस G हमारा D1 होता है। ये भी आप अपने ध्यान में रखें क्योंकि ये आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। जो हमारे पास ग्रोथ रेट होगा ना उसके साथ ऐड होगा तो वो हमारा D1 बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें जहां पर वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक यूज करना है तो इस क्वेश्चन में हमने ये वाला ये P फाइंड करना है, P नॉट फाइंड करना है। D हमें गिवन है $2 गिवन है और हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो है 4% और 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला 2 डिवाइड बाय 10 0.10 कर दें और 0.04 कर दें 33.33 डिवाइड बाय 10 माइनस 0.04 तो 0.06 हो गया। इस पे डिवाइड करें शाबाश, तो कितना आया? 33.33 आ रहा है सर। यस सर Yes, sir. 33.33. 33. 33 33. ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द स्टॉक इस कंपनी की आई जिसको एक हाइपोथेटिकल कंपनी कंसीडर की। सिंपल, यही हमारी आगे भी प्रैक्टिसेस चलेंगी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब नया आया द कॉस्ट ऑफ न्यू स्टॉक। न्यू स्टॉक जब हम इशू करते हैं अच्छा सॉरी ये जो मेरा ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कॉस्ट ऑफ न्यू स्टॉक, द कॉस्ट ऑफ न्यू स्टॉक और एक्सटर्नल इक्विटी, the cost of new common stock or external equity capital is higher than the cost of existing common stock because of the flotation cost involved in the selling of new common stock. If the flotation cost is present percent, the formula of the common stock of new common stock. अब यहाँ पर इसने कहा कि flotation cost की वजह से जो cost of common stock है वो बढ़ जाती है न्यू कॉमन स्टॉक की। न्यू कॉमन स्टॉक कौन से कॉमन स्टॉक? जो कंपनी न्यू इशू करती है आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, या आप किसी एक्सटर्नल कंपनी की एक्सटर्नल इक्विटी की जो शेयर है कॉमन शेयर्स वो आप परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जिसका मैंने आपको लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर हमने होंडा कंपनी है वो किसी एक्सटर्नल कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को परचेज करती है, न्यूली शेयर को अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करती है, तो उसके साथ जो उनकी वैल्यू है उस स्टॉक की, लेट्स से हम माइक्रोसॉफ्ट को ही कंसिडर करते हैं कि होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का शेयर परचेज कर रही है, तो उसकी जो इक्विटी की जो वैल्यू है, कॉमन स्टॉक की जो वैल्यू है उसके साथ हमारी, क्योंकि वो न्यू करें तो उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो इसमें शामिल होगी। ठीक, तो ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला वही है जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, आर की वैल्यू को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट किया था, वही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें हमने यानी इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ, इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ, लेकिन इसमें हमने एक चीज को ऐड कर दिया और वो है हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट को हमने इसमें शामिल कर दिया। एक ये बात है। दूसरा हमारे पास एक और चीज इसमें शामिल है कि हमने ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमारी है, ये पहले था, हमने जो लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था जिसको हम आर कह रहे थे, वो यही था ना, D1 डिवाइड बाय P नॉट प्लस G, ये हमारे पास था। अब इस P नॉट जो है ये प्राइस ऑफ या वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक है, इसमें हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट भी शामिल हो गई जो कि हमें गिवन होगी। तो D1 Sir, excuse me, flotation stock होता क्या है वैसे? Like what does the term flotation means? फ्लोटेशन कॉस्ट Cost, yeah.
ये हमारे पास वो कॉस्ट है जो कि हमारी न्यू स्टॉक को परचेज करने के लिए हम एडिशनल पे करते हैं। यानी एक तो कॉस्ट हमारे पास है जो हमने स्टॉक पर परचेज किया और हमारी पोर्टफोलियो में मौजूद है। हमने दोबारा यहाँ पर देखें, हमने कहा था ना एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में हमारे पास क्या होता है? प्रेफर्ड स्टॉक होता है, कॉमन स्टॉक होता है, और नजर आ रहा है? हाँ जी सर। प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग। अब ये जो कॉमन स्टॉक है ये कंपनी के इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। एक्सटर्नल से मुराद ये है कि हमारी बिजनेस से हटकर जो कॉमन स्टॉक है, यानी हमने किसी और कंपनी के शेयर को परचेज किए। तो यहां पर वो कह रहा है कि ये जो न्यू कॉमन स्टॉक हम किसी भी कंपनी की कैलकुलेट करते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी के कैलकुलेट करते हैं, या हम न्यू कॉमन स्टॉक इशू करते हैं, दोनों के साथ एक कॉस्ट शामिल होती है और उसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। वो क्या कहलाती है? फ्लोटेशन कॉस्ट। Rotation. यानी उस न्यू शेयर की जो प्राइस है वो हमारी एज अ कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक की वैल्यू से डिफरेंट होगी। ठीक है, उसमें चेंज होगा। तो वो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, वो हम इसमें से क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ये 1 माइनस, तो ये हम, इसका मतलब है कि हम उसकी वैल्यू को, इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट की वैल्यू को निकाल रहे हैं और इसको अपनी जो एग्जिस्टिंग हमारी कॉमन स्टॉक की वैल्यू है उसके बराबर करना चाह रहे हैं। तो अब इस मेथड को अगर हमारी कोई न्यू कॉमन स्टॉक होंगे तो उसकी इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो एक क्वेश्चन आप जरा गौर से देखें, इसी फार्मूले को मद्देनजर रखें जो हमारा ये फार्मूला है, तो हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। Assume that, आपको स्क्रीन आ रही है? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir, screen आ रही sorry. है। Assume that the market price of Microsoft company stock is 80. जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक, अब मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक क्या है? $80। M. मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक $80। डिविडेंड जो हमारे पास, डिविडेंड जो हमने रिसीव किया या जो डिविडेंड पे हुआ वो है 8 पर शेयर। Okay. $8 हमारा डिविडेंड है एट द एंड ऑफ कमिंग ईयर, उसके साल के आखिर में, एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 8%। ये जो ग्रोथ 8% रेट 8% है। जी है, ग्रोथ रेट है। एक्सपेक्ट द फर्म इज ट्राइंग टू सेल न्यू शेयर्स, इसके ऊपर गौर करें। एक्सपेक्ट द फर्म इज ट्राइंग टू सेल न्यू इशू ऑफ स्टॉक्स ए एंड इट्स फ्लोटेशन कॉस्ट इज 10%। अब वो क्या करे? जो अपने इंटरनल जो शेयर्स हैं वो कंपनी ट्राई करिए कि नई शेयर्स को इशू करे और उसकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो हमारे पास गिवन है, कितना है? 10% है। तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? $8। हमारे पास ग्रोथ गिवन है यहाँ पर 0.8। ठीक है, 8%, और 0.08। जो कॉमन वैल्यू है P वो हमारे पास है $80। P हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? $80। फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमारे पास है 10%। तो आपने बस पुटिंग द वैल्यूज इन द फार्मूला, वो क्या फार्मूला है कि $8, $8 हो गया, डिवाइड बाय P नॉट हमारे पास $80 है, 1 माइनस 0.10, 10% उसकी वैल्यू हो गई, और G की वैल्यू जो है वो 8% है, 0.08। शाबाश, कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू बताएं क्या आता है। 0.19, sir. 0.19, 0.19। Yes, sir. Yes, sir. approximately 19%। ठीक है ना? 0.19, sir. अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अच्छा, 10 मिनट्स लेटर फिर ये सेकंड जो है ना, ये सेशन भी हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा जूम का, फिर हम जो है दोबारा नमाज के बाद रिकनेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना? सर ठीक है, ये सर। एफ क्या चीज है इसमें? फ्लोटिंग कॉस्ट। फ्लोटिंग Flotation cost. फ्लोटिंग ओके, फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि किसी न्यू शेयर के ऊपर
जो न्यू शेयर इशू किया जाता है उसके साथ मुंसलिक होती है, उसकी वैल्यू जो है अभी एग्जिस्टिंग जो कंपनी का स्टॉक है वो $80 का है। जो एग्जिस्टिंग स्टॉक कंपनी का मार्केट में है उसकी कितनी डॉलर है? $80। लेकिन जो न्यू शेयर वो कर रहा है उसकी कॉस्ट $80 ज्यादा है, यानी ये लेट्स से ये $88 है। न्यू शेयर की स्टॉक क्या होगी? प्राइस वैल्यू होगी 88। तो वो जो 8% 10% का इजाफी है फ्लोटेशन कॉस्ट, वो बीच में से इसमें से माइनस कर दी। नेक्स्ट उसमें इन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, वो हमारे पास है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है जिसके मदद से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज अ मॉडल that describe the relationship between expected return and risk of investing in a security. It shows that the expected return on a security is equal to the risk-free return plus risk premium, which is based on the value of beta. अच्छा, ये जरा समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और चीज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर अच्छा गिवन नहीं है। वो था, उसको कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कहता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आपने ये ग्राफ देखा है? Yes, sir. तो मैं थोड़ा सा और नजर आ रही है लाइन? ये Yes, है sir. रिस्क और ये है रिटर्न। रिस्क और रिटर्न। सर अगर ये स्लाइड शेयर वाला आप बंद करें तो हमें वीडियो ज्यादा क्लियर होगी। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? सर अगर ये स्लाइड शेयर जो हो रही है ना, अगर इसको आप बंद कर दें तो फिर वो वीडियो ज्यादा क्लियर होगी। आप सर के उस पे क्लिक करो तो आपको वीडियो वैसे ही आपकी बड़ी हो जाएगी। पिन कर लो। आपको छोटी नजर आ रही है? नहीं सर विजिबल है। डबल सर, क्लिक उसको करो पिन कर। जो वीडियो मैंने है इसकी उसको सेटिंग डबल बड़ी क्लिक मुश्किल करो। से की है वीडियो को और पिन कर थोड़ा लो, सा फिर आपके पास फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी सेटिंग की। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं चेंज कर देता हूँ इसकी सेटिंग। अच्छा, इसको नहीं सर, ग्राफ बनाने के ठीक लिए है, बड़ा टाइम अगर लगेगा उसमें। वैसे इसमें ऑप्शंस नहीं होती ठीक है सर। व्हाइट बोर्ड की, लेकिन फिर उसमें ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि वो उसका एक प्रॉपर उसको कहते हैं डिजिटल पेन, एंड वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो मैं अब दूंगा क्योंकि वो इसके लिए बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें इसको समझें जरा। ये टॉप पर जो है ये रिटर्न है वर्टिकल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल क्या है? रिस्क है। Okay. आपने इन्वेस्टमेंट ट्रेड ऑफ पढ़ा था? रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ। यस सर, जितना ज्यादा रिस्क होगा रिटर्न उतना ज्यादा होगा। शाबाश। यानी रिस्क सर फैक्टर लेकिन मैंने जितना आपसे आगे एक बात जाते जाएगा उसके पैरेलल उतना रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। जितना रिस्क होगा उतना रिटर्न। फॉर इंस्टेंस, अगर एक कंपनी है उसमें रिस्क नहीं है, कंपनी रिस्क नहीं है और उसका रिटर्न जो है वो मैं कहता हूं 5% है, तो वो किस लाइन पर है? रिस्क 0 है, वाई पे है। वाई पे ही है। वो किस लाइन पर है? इस वाई पर, रिटर्न वाली लाइन पर 5%। नो रिस्क। तो इस नो रिस्क के साथ ये यहां पर इसका बन रहा है ग्राफ में, ये लाइन यहां पर आ रही है कि इसका रिटर्न जो है वो 0 है 5% पर। ये रिस्क फ्री एरिया है। इस एरिया को हम क्या कहेंगे? क्या एरिया है? रिस्क रिस्क फ्री एरिया। फ्री एरिया। इधर रिस्क नहीं है, लेकिन इधर हमें रिटर्न मिल रहा है 5%। हम कहते हैं कि इस रिस्क फ्री एरिया से हम आगे जाएंगे, जितना आगे जाएंगे, यानी ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो अगर 1 पर आते हैं तो हमारा यहां पर आ गया,
अगर 2 पर आते हैं तो हमारा यहाँ पर, 3 पर आते हैं तो यहाँ पर, मींस कि जितना ज्यादा हम रिस्क हमारा बढ़ता जाएगा, हमारे रिटर्न भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता है। तो रिस्क ज्यादा रिटर्न के दरमियान की जो लाइन आएगी ना, ये थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा इसकी लाइंस को मैं बराबर करना चाहता हूँ। इसका जो यहाँ पर रिटर्न आएगा तो ये लाइन इस तरह एक बनेगी, ये इस तरह, यानी ये एक लाइन ड्रा हो जाएगी, ये लाइन इस तरह ड्रा हो जाएगी जहां पर हमारे रिस्क और रिटर्न क्या करेंगे, मीट करेंगे। इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस लाइन को हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी मार्केट लाइन। मार्केट। ये सिक्योरिटी मार्केट लाइन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी कहलाता है, जिसमें हमारे पास रिस्क और रिटर्न का, अब ये वाला एरिया मैंने आपको बताया रिस्क फ्री है, इस एरिया को कहते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या कहते हैं? रिस्क प्रीमियम। ये वाला एरिया जहां पर एसएमएल मैंने लिखा था, ये वाला एरिया सारा जो है ये रिस्क प्रीमियम है। तो अब समझने की बात ये है इस रिस्क और रिटर्न में कि हमने कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना है इक्विटी का, तो हम इसके मदद से करेंगे। और इसकी मदद को समझने के लिए इस ग्राफ को समझना जरूरी है। तो इस ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले रिटर्न और रिस्क का ट्रेड ऑफ समझना जरूरी है कि रिस्क जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में है, रिटर्न जो है वर्टिकल लाइन में वाई एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है। रिग्रेशन आपने पढ़ा था ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये रिग्रेशन लीनियर इक्वेशन आपको पता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल y जिसमें रिटर्न है, हमें रिटर्न चाहिए, इट इज डिपेंड अपॉन द रिस्क, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल रिटर्न एंड दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्क। ये y डिपेंडेंट करता है x पर, तो x जितना ज्यादा होगा उतना रिटर्न ज्यादा होगा। तो इस चीज में अगर हम यहां पर समझ गए तो अगला स्टेप हमारा समझने के लिए क्या है कि इसमें कौन सा रिस्क और रिटर्न में कौन सा फ्री एरिया है जिसमें हमारा रिस्क फ्री है। तो हमने कहा कि जी ये 5% है, ये 10% भी हो सकता है। अब आपकी मैं जहानत का इम्तिहान ले रहा हूं, मुझे ये बताएं कि ये 5% को क्या चीज है, ये 5 जो विदाउट एनी रिस्क हमें मिल रहा है। सर बैंक में अगर लिखवा दे तो। शाबाश, वेल डन। ये वो हमारा रेट है जो कि हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो रिस्क फ्री है। तो रिस्क फ्री हमने, जहां पर हमने कोई रिस्क नहीं लिया तो हमें इतना रिटर्न मिल रहा है। अगर हम बैंक में रखवा देंगे तो हमें 5%, 10%, ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, तो ये हमें मिलेगा। अब हम जितना रिस्क लेंगे उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो हमारा जहां पर रिस्क बढ़ता जाएगा वो हमें उस पर प्रीमियम ज्यादा होता जाएगा। ये रिस्क यहां पर पहुंच जाएगा तो रिटर्न भी यहां पर पहुंच जाएगा, तो प्रीमियम हमारा कितना ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक लेवल आता है कि रिस्क और रिटर्न का जो ट्रेड ऑफ होता है ये बढ़ता रहता है और ये मैक्सिमम लेवल तक चला जाता है। इसको समझने के लिए आपके सामने इस ग्राफ को समझने के लिए इसने एक इक्वेशन बना दी और इसका नाम दे दिया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और इस इक्वेशन में उन्होंने कहा कि ये बराबर है KE यानी कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी बराबर है रिस्क फ्री, RF क्या है, रिस्क फ्री, प्लस बीटा। ये बीटा वैसे बेसिकली ये इस तरह होता है बीटा, ठीक है, बी से जाहिर होता है। और फिर मार्केट रिस्क, सॉरी RM मार्केट रिस्क माइनस RK रिस्क फ्री, ये फार्मूला है। इसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं।